सब ने आपको बैन कर दिया है। मिस्टर रायजादा ने एक स्टेटमेंट जारी किया है को जो भी कंपनी राठी टेक्सटाइल के साथ जाम करेगा या प्रोजेक्ट करेगा, वो कंपनी रायजादा कॉरपोरेशन का दुश्मन होगा और इसलिए शेयर भी गिरती जा रही है। और मिसेस राठी ने भी ये न्यूज़ डिस्क्लोज कर दिया है कि आपकी और उनकी शादी हो चुकी है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम और भी बढ़ गई है। जिन्होंने भी आपकी बेटी को मिस्टर रायजादा की गर्लफ्रेंड समझकर पहले प्रोजेक्ट दिया था या आपकी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था, वो सब आपको अब टारगेट कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं आपकी कंपनी के साथ पहले जुड़े होने की वजह से कहीं मिस्टर संजीत रायजादा उन्हें भी टारगेट ना करने लगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज रात तक कंपनी बंकरुप्त हो जाएगा। उसकी बात सुन सुशांत और रीता दोनों हैरान हो गए। सुशांत को रीता पर भी गुस्सा आ रहा था। तुमने क्या जरूरत थी इतनी जल्दी हमारी शादी को पब्लिक करने की? उनकी बात सुनकर रीता हैरान होकर बोली, सुशांत जी, आप कैसे सिर्फ मुझे दोष दे सकते हो? मैं तो बस नहीं चाहती थी कि हमारे बेटे को कोई नाजायज कहे, इसलिए मैंने हमारी शादी को पब्लिक कर दिया। इसमें दोष तो आपकी बेटी अमायरा की है। क्या उसने आपको बताया कि मिस्टर रायजादा कुछ ऐसा करने वाले हैं? अगर वो आपको पहले ही बता देती तो हम पैसा उठाकर हमारे पास रख लेते। अब तो हम वो भी नहीं कर सकते हैं। हमारे बेटे की फ्यूचर का क्या होगा? उसकी बात सुनकर सुशांत जी ने सिर पकड़ लिया और बोले, जब मिस्टर संजीत ने अमायरा को छोड़ दिया है तो उन्हें हमसे बदला लेने की क्या जरूरत है? जो भी हुआ है, जो भी झूठ बोला है, सब अमायरा ने किया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करे, तभी उनका फोन बजने लगा। फोन उठाकर बात करने के बाद वो और भी परेशान हो गए। क्या हुआ, आप फिर से इतना परेशान क्यों हो गए? रीता ने पूछा। अब तो उसे आपने फ्यूचर और बच्चे को लेकर डर लग रहा था। अब तो वो अबॉर्शन भी नहीं करवा सकती थी। इस बूढ़े के साथ अगर पैसा ना हो तो वो भला क्यों इसके साथ रहेगी? अभी बैंक से कॉल आया था, अगर मैंने कल तक सारा लोन नहीं चुकाया तो वो लोग मेरे कंपनी और घर को ऑक्शन लिए खाली करवा देंगे। उनकी बात सुनकर रीता चौंक गई। कंपनी और घर का ऑक्शन? वो घर भले ही बाकी आलीशान विला से थोड़ा छोटा था, पर रीता जिंदगी भर भी इतने आलीशान विला में नहीं रह सकती थी। वो कुछ सोचते हुए बोली, मिस्टर संजीत रायजादा को अमायरा की सच्चाई पता है, इसलिए वो हमसे बदला ले रहे हैं। क्यों ना हम जाकर उन्हें बता दे कि हमारा अमायरा से कोई लेना देना नहीं है। हमने अमायरा की मोम के साथ उसे भी घर से बाहर निकाल दिया है। मिस्टर रायजादा अमायरा पर गुस्सा है। अमायरा आपकी बेटी है, क्या पता उन्हें यही लगता होगा कि अमायरा अभी भी आपके साथ है, भले कि उसकी मोम और आपकी डाइवोर्स हो गया है। जब हम उन्हें सच्चाई बताएंगे तो वो हमें टारगेट करना बंद कर देंगे। उसकी बात सुशांत जी को भी सही लगा, उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। वही असिस्टेंट इन दोनों बेवकूफों के देख रहा था, जिन्होंने आपने ही मन में सब कुछ एसुम कर लिया। क्या मिस्टर संजीत रायजादा को नहीं पता होगा कि मिस अमायरा उनके डैड के साथ अब नहीं रहती है? वही कुछ घंटे बाद नेती की जेट फ्रांस में उसकी विला की चॉपर फील्ड में लैंड हुई। सब जेट से बाहर आए। दूसरा जेट भी आकर लैंड हुआ तो प्रखर नेती की हाथ पकड़कर बाहर आया। बाकी सब भी उनके पीछे बाहर आ गए। सारिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे थक कर आई हो। उसे बेहद गुस्सा आ रहा था, जिसे भी जो चाहिए उसे ही सर्व करना पड़ा। वो 1 घंटा भी रेस्ट नहीं कर पाई थी। सबने चारों ओर देखा तो उस जगह की खूबसूरती देखकर तो जैसे सब हैरान हो गए। मेरी बोस लूट गई, बर्बाद हो गई। चारों ओर बड़ा सा फील्ड था चॉपर लैंड होने के लिए, और दूसरी तरफ दूर गोल्फ कोर्स और रेस कोर्स था। सब आगे चले गए। जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे वो सब और भी हैरान होते जा रहे थे। थोड़ी दूर में एक ब्लैक और एक व्हाइट हॉर्स बंधे हुए थे। ये दुनिया की सबसे महंगी थोरब्रेड नस्ल के हॉर्स थे, जिन्हें 2 साल पहले नेती ने खरीदा था। और जब भी आती थी यहाँ हॉर्स राइडिंग करती थी। ये उसकी पिछली जिंदगी से ही शौक था। जैसे ही उन दोनों हॉर्स को नेती की एहसास हुआ, वो समझ गए कि उनकी बोस आ गई है। वो दोनों आगे पैर उठाकर हिनहिनाने लगे। नेती ने उन्हें देखा और प्रखर के साथ उनके पास चली गई। उसने उनकी सिर पर हाथ फेरा तो दोनों उसकी हाथ पर अपने सिर को रगड़ने लगे, जैसे उससे अपना प्यार जताने की कोशिश कर रहे हो। कल सुबह हम साथ में राइड करेंगे, नेती बोली तो हॉर्स ने जैसे उसकी बात को समझकर सिर हिला रगड़ने लगा। तभी प्रखर ने नेती को पीछे खींच लिया और बोला, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसे इस घोड़े से भी जलन हो रही थी। ये हॉर्स इतना लकी कैसे हो सकते हैं,
कि उसकी बनी उन्हें इतने प्यार से टच करे। उसकी बनी सिर्फ उसे ही इतने प्यार से टच कर सकती है। दोनों हॉर्स ने प्रखर को हिनहिनाते हुए देखा, जैसे गुस्सा हो रहे हो कि कैसे आपने हमारी बोस को हमसे दूर कर दिया। बाकी सब भी आ गए थे और दोनों घोड़े को छूने की कोशिश कर रहे थे, पर दोनों हॉर्स ऐसे गुस्से से हिनहिना कर पीछे हट रहे थे जैसे वो सब कोई वायरस हो। वो अपनी बोस के सिवा किसी की राइड नहीं बनते थे और उन्हें काबू करना इतना आसान भी नहीं था। भाभी, ये तो दुनिया की सबसे महंगी नस्ल की घोड़ा है ना, इसमें से एक भी मिलना मुश्किल है और आपके पास दो है। स्वाभिमान हैरानी से बोला। तो अरहान बोला, हाँ, 2 नहीं, प्रिंसेस के पास 3 और है, जो इंडिया वाले फार्म हाउस में है। जब भी स्कूल की ऑफ रहता है, प्रिंसेस खुशी, सुमन और हम सब वहां राइड करने और टाइम बिताने जाते हैं। उसकी बात सुनकर करण बोला, ओहो वाओ, मतलब तुम सब पिकनिक मनाने जाते हो? तो क्या इस बार मैं भी उस पिकनिक में शामिल हो सकता हूँ? हाँ, मुझे भी जाना है भाभी, मुझे भी। स्वाभिमान, अगम, प्राची, राशि, रुचिका एक साथ बोले। राशि बोली, मुझे हॉर्स राइडिंग सीखना है। मैंने यश भाई से कहा था, पर उन्हें तो बिजनेस से फुर्सत नहीं है। उसने मुंह बना लिया। इस वक्त वो अजीब टेढ़ा मुंह बनाते हुए बेहद क्यूट और खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल किसी बच्ची की तरह। अरहान की नज़र तो राशि पर ही ठहर गई। सच में ये लड़की बच्ची जैसी बिहेव करती है। नेति ने हाँ में सिर हिला दिया तो सब खुश हो गए। तभी कियान ठंडी आवाज में बोला, मेरी मम्मी सिर्फ मेरे साथ और डैड के साथ रोड कर सकती है। आप सबको सीखना है तो खुद जाकर किसी कोच से सीखिए, भिखारी तो नहीं है आप जो आपने पास पैसे नहीं है। सब उसकी बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगे। ये लड़का अपनी मम्मी को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर पॉजेसिव है। तभी नेति अंदर चलने के लिए बोली, उसे पता था दादाजी और दादी माँ थक गई होगी। फिर सब वहां से आगे चले गए और विला के फ्रंट साइड आ गए, जहां हर तरह की महंगी प्लांट्स लगाए गए थे। रंग बेरंगी फूल बेहद खूबसूरत लग रहा था। फाउंटेन और स्टैचू जो गार्डन की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। विला फ्रंट से और भी खूबसूरत था। सब वहां से अंदर चले गए। तभी एक लड़का भागकर सामने आ गया और बोला, वेलकम बॉस। उसकी होंठों पर एक बड़ी सी स्माइल थी। उसके हाथ में इस वक्त एक चाकू और दूसरे हाथ में झाड़ू था। वो इस वक्त बड़ा फनी लग रहा था। ये क्या हाल बना रखा है? खुशी आगे आकर आंखें छोटी करके बोली। खुशी को देखकर वो लड़का एक्साइटेड होकर बोला, अरे जानेमन, तुम भी आई हो, मुझे लगा तुम तो गायब हो गई हो। इतना कहकर वो खुशी को हग करने के लिए उसके ऊपर कूद पड़ा, पर तभी खुशी को करण ने पीछे खींच लिया और उसे गले लगाकर बोला, मेरी होने वाली बीबी से दूर रहो, बंदर के औलाद, उसे छूना भी मत। और कौन हो तुम जो उसे जानेमन कह रहे हो? ये बकवास नाम से मत बुलाओ उसे। करण की बात सुनकर सामने खड़ा लड़का, जो नेति की दूसरा असिस्टेंट रोहित था, वो चौंक गया और गुस्से से बोला, क्या बोला तुमने? मैं बंदर की औलाद हूँ? तो तुम क्या सुअर की औलाद हो? मैं उसे हमेशा जानेमन ही बुलाता हूँ, तो अब क्यों ना बुलाऊं? फिर कुछ सोचकर चौंकते हुए बोला, 1 मिनट, अभी तुमने इसे क्या कहा, होने वाली बीबी? हे भगवान, मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी जानेमन ने मुझे धोखा दिया। उसने किसी और से शादी का वादा कर दिया। रोहित झाड़ू फेंककर एक हाथ से अपना सीना पीटने लगा, जैसे पता नहीं उसे कितना बड़ा धोखा मिला हो। सब उसकी नौटंकी देखकर हंसने लगे। सबकी हंसी की आवाज रोहित की कानों में पड़ी तो रोहित चुप हो गया। सबको देखकर वो अपना सिर खुजलाने लगा। तभी खुशी भी करण से अलग हुई और गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, कितनी बार कहा है, मेरे साथ ऐसे बार बार चिपकने की कोशिश मत करो। रोहित हंसते हुए अपनी बत्ती सी दिखाते हुए बोला, वेलकम आप सबको भी मेरे घर में, मतलब मेरी बोस के घर में। फिर मन ही मन खुद को ही कोसने लगा, ने हर बार बोस के सामने क्यों कुछ गलती कर देता हूँ, जिस वजह से दिन ब दिन वो रचित बोस की फेवरेट होता जा रहा है। इसलिए तो बोस ने मुझे यहाँ भेज दिया और रचित को आपने साथ रहने दिया। नहीं, मुझे अब अच्छे से बिहेव करना होगा ताकि बोस रचित से ज्यादा मुझे पसंद करने लगे। फिर मैं उस साले रचित को दिखाऊंगा बोस किसे सबसे ज्यादा पसंद करती है। फिर रचित होगा यहाँ और मैं वहां बोस के साथ हेड ऑफिस में होऊंगा। क्या फिर से तुम दिन में सपने देखने लगे? सुमन उसे देखकर चिढ़ते हुए बोली। रोहित जल्दी होश में आया और हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं, मैं कहाँ सपने देख रहा हूँ? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? अभी मैं नींद में नहीं हूँ। कोई जागते हुए सपने कैसे देख सकता है? बेवकूफ, मैं सिर्फ सोते हुए सपने देखता हूँ।
तभी कियान ने नियति को देखकर पूछा, मम्मी ये बेवकूफ अंकल है कौन? नियति ने रोहित को देखकर सिर हिला दिया। रोहित उससे 4 साल ही बड़ा था, अभी 22 साल का था, पर बिहेवियर पूरी तरह से किसी बच्चे जैसा था उसका। नियति कुछ कहती रोहित रोते हुए बोला, बच्चे में बॉस की असिस्टेंट हूँ और आपका अंकल। मुझे कैसे पता नहीं चला कि मेरी बॉस की इतना बड़ा बच्चा कब हो गया। हे भगवान, सबने मुझसे सच छुपाया, पर 1 मिनट, मेरी बॉस तो अभी 18 साल की हुई है। किसने मेरी बॉस को माँ, इतने बड़े बच्चे की माँ बना दिया? कौन है वो जाहिल? ने तो आज उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी बात सुनकर प्रखर ने उसे ठंडे भाव से घूर कर देखा और बोला, मैंने अपनी बनी को माँ बनाया है। इतना कहकर उसने नियति की कमर से पकड़ा और नियति के साथ अंदर चली गई। नियति ने बस सिर हिला दिया, बाकी सब भी उनके पीछे पीछे चले गए। रोहित ने भी झाड़ू उठाया और उनके पीछे चल दिया। सब सोफे पर बैठ गए तो सुमन बोली, रोहित, तुमने बताया नहीं कि ये चाकू और झाड़ू से तुम क्या कर रहे थे? मुझे तो इनका कॉम्बिनेशन कुछ समझ नहीं आया। रोहित झाड़ू और चाकू दूर रखते हुए बोला, मेरे रूम में एक काकरोच घुस आया था, मैं उसे ही मारने के लिए इसका यूज कर रही थी, पर वो काकरोच है कि मरता ही नहीं है, उड़कर रूम से बाहर आ गया है। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। कियान मुंह बनाकर बोला, मोम, आपने इन बेवकूफ अंकल को क्यों असिस्टेंट रखा है? आपको इन्हें काकरोच मारने वाले स्टाफ की लिस्ट में रखना चाहिए। उसकी बात सुनकर रोहित ने उसे मासूमियत से देखा और बोला, बॉस, आपका बेटा सच में डेविल है, देखिए कैसे मेरे टैलेंट की बेइज्जती कर रहा है। आप कहिए ना, सबसे टैलेंटेड और खिल असिस्टेंट हूँ। नियति ने उसे अजीब तरह से देखा और बोली, टैलेंटेड तो हो तुम। उसकी बात सुनकर रोहित खुश हो गया और बोला, थैंक यू बॉस। मेरी तारीफ करने के लिए उसने अपनी सीना और भी चौड़ा कर लिया। हीरे की परख तो जौहरी को ही होता है, मेरे टैलेंट के बारे में तो सिर्फ मेरी बॉस ही समझ सकती है। वो इस वक्त प्राउड फील कर रहा था और मूर्ख की तरह मुस्कुराने लगा। खुशी और सुमन ने सिर हिला दिया, क्या इस बेवकूफ को न्यू की सार्केस्टिक बातें भी समझ नहीं आ रही है? फिर कुछ सोचकर प्रखर की तरफ इशारा करके बोला, बॉस, क्या ये एक्स्ट्रा हैंडसम इंसान आपकी फियोंसी है, जिसके बारे में रचित ने मुझे कॉल करके बताया था? रचित ने उसे सिर्फ इतना बताया था कि उसकी बॉस की सगाई हो गई है, पर यह नहीं बताया था कि सगाई किससे हुई है। उसने कितनी बार भी रचित से पूछा, पर रचित ने उसे एक बार भी नहीं बताया। जिस वजह से वो रचित पर और भी गुस्सा था, उसका तो मन कर रहा था जाकर रचित को सबक सिखाए। तुम्हें क्या लग रहा है? नियति ने बिना भाव के कहा। स्टाफ आकर उनसे स्नैक्स कॉफी पूछने लगे। सारिका बेहद थक गई थी, आज सब रेस्ट कर रहे थे, सिर्फ वही थी जो 1 मिनट भी उसने रेस्ट नहीं किया था। वो फ्रेश होना चाहती थी, इसलिए जल्दी से संजीत को इस बारे बोली। वो जानती थी उसके संजीत भाई के सिवा इस वक्त कोई उसकी बात को नहीं सुनने वाला है। संजीत की कहने पर नियति ने स्टाफ को सारिका को रूम दिखाने के लिए बोला। सारिका स्टाफ के साथ रूम में चली गई। नियति ने दादाजी और दादी माँ को भी रूम दिखाने के लिए कहा। भले ही उनकी हेल्थ कंडीशन अभी ठीक थी, पर वो अभी ओल्ड हो रहे थे। वो ज्यादा देर ट्रैवल करने के बाद ऐसे बैठे रहना ठीक नहीं था। दादाजी और दादी माँ स्टाफ के साथ अपनी रूम की तरफ चेक गए। वहीं जैसे ही रोहित ने सुना कि ये रायजादा कॉरपोरेशन का सीईओ प्रखर रायजादा है, जिससे उसकी बॉस की शादी होने वाली है, तो वो और भी हैरान हो गया और हैरान होकर बोला, हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरी बॉस तो लूट गई, बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूं? फिर नियति के सामने जा परेशान होकर बोला, बॉस, आप जल्दी इस इंसान से सगाई तोड़ दीजिए, शादी अभी तक नहीं हुई है। बेहद अच्छा हुआ बॉस, शायद आपको नहीं पता कि इस आदमी का पहले से ही एक बच्चा है। और तो और मैंने तो ये भी सुना है, किसी एक्सीडेंट में ये घायल हो गए थे और वो कभी किसी लड़की के करीब भी नहीं आते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो गे है। आप कैसे उनसे शादी कर सकती हो बॉस? बिल्कुल भी नहीं, मैं आपकी जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगा। उसकी बात सुनकर प्रखर अपनी खा जाने वाली जानलेवा नजर से उसे घूरने लगा, जैसे अभी उसे मार कर कुत्तों को खिला देगा। इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई उसकी बीबी को उससे दूर करने की कोशिश करने की? वहीं कियान भी गुस्से से रोहित को घूर रहा था, इनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? क्या ये इंसान उसके डैड और मम्मी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके उसके मम्मी और डैड को अलग करना चाहता है? तभी नियति मजाकिया भाव से बोली, क्या ये अच्छा नहीं है? मेरे पति मुझे चीट नहीं कर पाएंगे।
आप इतनी छोटी सी बात के लिए इनसे शादी नहीं कर सकती बॉस। मैं आपके लिए इनसे भी एक अच्छा क्यूट, हैंडसम और पावरफुल लड़का ढूंढ दूंगा। वही प्रखर के भाई और बाकी सब प्रखर को थूक गटकते हुए देखने लगे। प्रखर की आंखें और भी ठंडी हो गई तज बर्फ की तरह, और टेम्परेचर जैसे माइनस में गिर रहा था। क्या इस लड़के को मरने जा कुछ ज्यादा ही शौक है, जो ये हमारे डेविल भाई के सामने ही उन्हें भाभी से अलग करने की बात कर रहा है? नेति बोली, ओहो सच में, पर तुम मेरे मंगेतर से ज्यादा अच्छा लड़का कहाँ ढूंढोगे? मेरा मंगेतर दुनिया का सबसे रिच इंसान है और दुनिया का सबसे हैंडसोम इंसान है। जरा बताओ तुम कहाँ ढूंढोगे ऐसा लड़का? उसकी बात सुनकर रोहित सोच में पड़ गया। हाँ, ये भी सच था। प्रखर रायजादा सबसे रिच और पावरफुल इंसान था, और देखने में तो ग्रीक गॉड जैसा था। शायद ही वो प्रखर से कभी जिंदगी में ज्यादा हैंडसम लड़का देख पाए, तो ढूंढेगा कहाँ? वो खुद लड़का होकर कुछ पल के लिए वो प्रखर के चार में खो गया था। बोस, पर पैसा तो आपके पास भी है ना? प्यार भी चाहिए ना? मैं ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो आपसे बेहद ज्यादा प्यार करे। नियति सिर हिलाकर बोली, ये भी काम नहीं आएगा, क्योंकि मेरे होने वाले पति मिस्टर रायजादा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तारीफ या बेइज्जती? जलन। अपनी बनी को अपनी तारीफ करता देखकर प्रखर दिल ही दिल में बेहद खुश हो रहा था, पर उसे रोहित पर गुस्सा भी आ रहा था। ये इंसान जरूर उसके हाथ से ही मरना चाहता है, जो इतना बेताब होकर उसकी बनी को उसे छोड़ने के लिए मना रहा है। रोहित ने प्रखर की तरफ देखा तो डर से उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहर उठी। प्रखर की आंखें इतनी खतरनाक थी मानो कोई खतरनाक शिकारी भेड़िया अपनी शिकार को देख रहा हो। उसे ऐसा लगा जैसे प्रखर की आंखों में देखकर वो मर जाएगा। प्रखर की आंखें उसे ऐसा लगा जैसे रंग बदलकर सुनहरा हो रहा हो। उसकी आसपास की औरा उसे अपनी बोस की औरा से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसकी बोस मौत की देवी थी, उसने अपनी बोस को लाशों का पहाड़ बनाते देखा था, पर वो दृश्य भी उसे इस मिस्टर रायजादा की आंखों से ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा था। उसकी तो बोलती ही बंद हो गई और वो झूठी हंसी हंसते हुए बोला, मैं तो मजाक कर रहा था बोस, मिस्टर रायजादा तो सबसे ज्यादा हैंडसम है। मैंने आज तक इतना हैंडसम और डैशिंग लड़का अपनी जिंदगी में भी नहीं देखा है। ये कितनी पावरफुल और सक्सेसफुल है, दुनिया का सबसे रिच इंसान भी है। भले ही ये 30 के होने वाले हैं, पर भी 20-22 के लगते हैं। ये भले ही आपसे 11 साल बड़े हैं, फिर भी कोई उन्हें बूढ़ा नहीं कह सकता है। उसकी बात सुनकर सब उसे हैरानी से देखने लगे। ये लड़का तारीफ कर रहा है या बेइज्जती? सुमन और खुशी ने तो सिर पीट लिया। ये लड़का फिर से बिना सोचे कुछ भी बोलकर गड़बड़ कर रहा है। ये जरूर आज मरना चाहता है। दोनों ने प्रखर और कियान को देखा, जो रोहित को ऐसे घूर रहे थे जैसे अभी गोली मार देंगे। वो जानते थे आज तो रोहित की जरूर बैंड बजने वाली है। वहीं जब रोहित ने देखा कि प्रखर की आंखें और भी ठंडी हो गई है, तो उसने डर से थूक गटक लिया। उसने अब क्या करिया जो ये उसे इस तरह से घूर रहे हैं? उसने तो उनकी तारीफ भी किया ना। उसमें गुस्सा होने वाली क्या बात थी? क्या अब तक मिस्टर रायजादा और उनके छोटे बेटे का गुस्सा शांत नहीं हुआ? क्या वो उनकी और तारीफ करे? उसे अभी तक एहसास नहीं हुआ था कि उसे प्रखर की एज के बारे में बात करके उसे ट्रिगर कर दिया था। प्रखर अपनी बनी से 11 साल बड़ा था, पर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर जब भी कोई उसकी बनी के सामने उसे बूढ़ा कहता था और वो कितना बड़ा है कहता था, उसे बेहद गुस्सा आता था। क्या ये सब बस उसकी बनी को भड़का नहीं रहे थे? प्रखर ने नेति को देखा और बोला, बनी, क्या मैं तुम्हारे असिस्टेंट को ऑर्डर और पनिशमेंट दे सकता हूँ? उसकी बात सुनकर रोहित डर गया। क्या उसकी बोस के होने वाला पति उसे सजा देने वाला है? नेति ने प्रखर को देखा और हाँ में सिर हिला दिया। आप रोहित को ऑर्डर दे सकते हो बेबी? रोहित हैरान था। उसकी बोस ने मिस्टर रायजादा को बेबी कहा। हड़बड़ा कर बोला, मिस्टर रायजादा, बोस के होने वाले पति, आप मुझे कैसे पनिशमेंट दे सकते हो? मैंने जो भी कहा उसके बाद मैंने आपकी तारीफ भी की ना। और बोस, आप मुझ जैसे मासूम इंसान को डेविल के हाथों सजा भुगतने के लिए कैसे सौंप सकती हो? और आपने उन्हें बेबी कहा, उनका फेस कहाँ से बेबी जैसा लगता है? आप इतनी रोमांटिक कब से हो गई बोस? इतना कहकर उसने मुंह पर हाथ रख दिया। क्या उसने फिर से बकवास किया? उसने प्रखर को देखा, जिसका चेहरा और भी सर्द हो गया था। अब तो वो खुद को ही गाली देने लगा। फिर हंसते हुए बोला, मेरा मतलब मिस्टर रायजादा का फेस बेबी जैसा नहीं बल्कि मैच्योर और चार्मिंग लगता है। 50 राउंड ने चाहता हूँ ये लड़का अभी गार्डन में 50 राउंड दौड़े और रात को तुम्हारे बिला में सारा काम करे।
अगर सजा कम लगे तो मैं इसे और भी बढ़ा सकता हूँ। अभी जब तक हम हैं, हर दिन उसे काम करना होगा ताकि उसका दिमाग बेकार बातों में ज्यादा ना चले। प्रखर बोला तो रोहित हैरान हो गया। 50 राउंड गार्डन मतलब घर के चारों तरफ। ये गार्डन इतना बड़ा था, 50 राउंड लगाते लगाते शायद उसका पैर टूट जाएगा और वो जरूर थकान से ही मर जाएगा, क्योंकि ये गार्डन इतना बड़ा था कि 50 राउंड लगाने में कम से कम 6-7 घंटे लग जाएंगे। बॉस कुछ कहिए, आपको पता है ना मैं तारीफ कर रहा था। तभी प्रखर उठा और कियान से बोलना, नजर रखना अपनी मम्मी की असिस्टेंट पर, ताकि वो सजा पूरी करने से पहले कहीं भाग ना जाए। कियान ने सिर हिला दिया और बोला, ऑफ कोर्स डैड, मैं नजर रखूंगा, डोंट वरी। कियान की होंठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। प्रखर नेति से बोला, बनी चलो रूम में चलते हैं, मैं तो तुम्हारे रूम में ही रहने वाला हूँ। नेति को प्रखर की बचकाने डिमांड से सिर दर्द हो रहा था। तभी प्रमित खड़ा होकर पॉकेट में हाथ डाले बिना भाव के बोला, पर मिस्टर रायजादा, आप भूल रहे हैं कि आपकी शादी अभी तक मेरी प्रिंसेस से नहीं हुई है। अभी से रूम शेयर करना ठीक है क्या? प्रखर ने उसे देखा और बोला, मुझे अपनी लिमिट पता है साले साहब, इसलिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो नेति को साथ लेकर वहां से चला गया। कियान रोहित की सामने आकर बोला, अब चलिए आपकी सजा शुरू। रोहित ने उसे देखा, फिर खुशी और सुमन को देखकर बोला, मैंने तो मिस्टर रायजादा की इतनी तारीफ की, फिर भी उन्होंने मुझे पनिश किया और बॉस ने भी कुछ नहीं कहा। अब तो सच में लगता है रचित ही बॉस का फेवरेट है, मैं क्या करूं? उसकी बात सुनकर खुशी और सुमन ने आंखें छोटी करके उसे घूरा और बोली, तुम उनकी तारीफ कर रहे थे या बेइज्जती? उन्हें बूढ़ा कहकर उनकी उम्र का मजाक बाबा कर कौन सा तारीफ कर रहे थे, तुम जरा बता सकते हो? दोनों की बात सुनकर रोहित को अब जाकर एहसास हुआ कि सच में उसने फिर से गड़बड़ कर दिया था। वो हमेशा ऐसे ही था, सिर्फ काम के टाइम पर ही वो सीरियस रहता था, वरना बाकी टाइम पर जब भी वो कुछ भी बोलता था अनजाने में सामने वाले की बेइज्जती कर देता था और बेहद प्रॉब्लम क्रिएट कर देता था। ये उसकी पुरानी आदत थी। पहले जब वो 19 साल का था, अपनी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से उसने एक कंपनी में जॉब ज्वाइन किया था। ऐसे भी वो बेहद इंटेलिजेंट था, इसलिए उसे हायर कर लिया गया था। एक प्रोजेक्ट में जब उसने मेहनत किया और प्रोजेक्ट सबमिट किया, पर प्रोजेक्ट की क्रेडिट मैनेजर को मिला, जिस वजह से उसे इतना गुस्सा आ गया था कि उसने बिना कुछ सोचे समझे सबके सामने ही मैनेजर और सीईओ को डांट दिया। उसके बाद सीईओ ने उसे जॉब से निकाल दिया और इंडस्ट्री में बैन कर दिया। तब उसे पैसों की बेहद जरूरत थी, पर उसे बैन कर दिया गया था, इसलिए जॉब ही नहीं मिला। कुछ महीने बाद वो रेस्टोरेंट में नेति से मिली थी। जब वो मीटिंग कर रही थी और नेति ने उसकी मदद की थी, फिर उसकी क्वालिफिकेशन देखकर उसे हायर कर लिया था। रोहित इतनी छोटी लड़की को इतने बड़े बड़े कंपनी एस्टेब्लिश करते देख हैरान था। तब से वो न्याय के साथ था और किसी भी कंपनी की उसे टारगेट करने की हिम्मत नहीं हुई। रोहित का तो अब खुद को थापड़ मारने का मन कर रहा था। वो क्यों बोलने से पहले सोचता नहीं है। वो बाहर चला गया, कियान भी चला गया। सब हंसने लगे। स्वाभिमान बोला, ये भावी की असिस्टेंट तो बेहद मजाकिया है। खुशी सिर हिलाकर बोली, हाँ वो हमेशा से ऐसा ही है, सिर्फ काम के टाइम पर ही वो सीरियस रहता है, बाकी टाइम ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं। ठीक है, सब आपने अपने रूम में जाकर चेंज करके फ्रेश हो जाइए, सुमन बोली और फिर स्टाफ को बोलकर सबको उनका रूम दिखाने के लिए बोला। विला की देख रेख के लिए हमेशा यहाँ स्टाफ रहते थे, पर इस बार सब आने वाले थे, इसलिए रोहित जो पहले आया था उसने कुछ एक्स्ट्रा स्टाफ को हायर कर दिया था सबकी रूम को तैयार करने के लिए। सभी स्टाफ ने सिर हिला दिया और उन सबको उनका रूम दिखाने ले गए और उन सब के एक्स्ट्रा लोगेज भी उन लोगों ने कैरी कर लिया। वही खुशी फोन देखते हुए पीछे चल रही थी, तभी करण उसके कान के पास आकर धीरे से बोला, क्यों ना हम एक ही रूम शेयर करें जीजू, और छोटी राजकुमारी की तरह। उसकी बात सुनकर खुशी ने गुस्से से उसे देखा और उसके पैर पर हील से मारकर आगे चली गई। करण की चीख निकल गई तो सबने पीछे मुड़कर उसे देखा। ऐसे सबको अपनी तरफ देखता पाकर करण हंसते हुए बोला, कुछ नहीं, बस सोफा से पैर लग गया। सबने सिर हिला दिया और स्टाफ के पीछे चले गए। वही गार्डन में रोहित भाग रहा था और एक राउंड पूरा करके वो कियान के सामने खड़ा होकर उसको देखकर बोला, छोटे सौतान, क्या तुम मेरी सजा को कम नहीं कर सकते? तुम्हें बस आपने डैड से झूठ बोलना है। मैंने 50 राउंड पूरे कर लिया है। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें यहाँ की सबसे बेस्ट जगह पर घुमाने के लिए ले जाऊंगा।
और तुम्हारे डैड और तुम्हारी तारीफ मेरी बॉस मतलब तुम्हारी मम्मी के सामने कर दूंगा। उसकी बात सुनकर कियान बिना भाव के बोला, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी खुद की ही तारीफ अपनी मम्मी के सामने कर सकता हूँ। आपकी तारीफ करने का तरीका बेहद भयानक है, मुझे ऐसी तारीफ बिल्कुल नहीं चाहिए। अब चलिए 49 राउंड और है, अगर आप ऐसे ही रुके रहेंगे तो मैं मम्मी से और डैड से बोल दूंगा कि आप अपनी पनिशमेंट पूरा नहीं करना चाहते हो। उसकी बात सुनकर रोहित का चेहरा उतर गया, ये लड़का तो आपने बाप की तरह ही डेविल है। देखो कैसे उसे धमकी दे रहा है। कौन कहेगा कि ये एक छोटा बच्चा है। थोड़ी देर बाद सब चेंज कर फ्रेश होकर गार्डन में आ गए थे। शाम होने को आई थी बाहर। इस वक्त सनसेट का व्यू बेहद खूबसूरत लग रहा था। चारों और खूबसूरत नजारा था जैसे धरती पर ही स्वर्ग हो। जय, करण और बाकी सब वहां फोटो लेने लगे। सबने कैमरा सेट किया और ग्रुप फोटो भी लिया। वही रोहित जो भाग रहा था वो भी फोटो लेने उनके पास आ गया, तो सबने उसे कैमरा पकड़ा दिया। रोहित ने दांत पीस लिया उनकी फोटो लेकर, फिर से भागने लगा। वही खुशी और सुमन हंसते हुए उसकी भागते हुए फोटो और वीडियो लेने लगी और उसे जल्दी से रचित के पास भेज दिया। उन्हें तो बेहद मजा आ रहा था। रुको रुको, तुम दोनों मेरा फायदा उठा रही हो, मेरे इस हालत में फोटो लेकर मुझे बदनाम करना चाहती हो। वो उनके पास आ गया तो देखा सुमन ने रचित के पास उसका फोटो और वीडियो भेजा था। उसने मुंह बना लिया और बोला, अभी के अभी डिलीट करो फोटो वरना वो रचित जरूर मुझे देखकर हंसेगा। सुमन हंसते हुए बोली, पर देखो तो इस फोटो में तुम हैंडसम लग रहे हो। रोहित की आंखों में चमक आ गई। वो अपनी बालों में हाथ फिराते हुए बोला, हाँ सच में तो मैं इस फोटो में बेहद हैंडसम लग रहा हूँ। रहने दो, डिलीट मत काटो मेरे हैंडसम चेहरा और हॉट बॉडी को देखकर उसे जलने दो। तभी कियान जो हाथ बांध कर बैठा टैब में देख रहा था बोला, अगर आप ऐसे रुकते रहे तो फिर मैं राउंड 1 से काउंट करूंगा। उसकी बात सुनकर रोहित ने दांत पीस लिया और बोला, डेविल का बच्चा, छोटा डेविल कहीं का, खुद की हिटनेस की तारीफ भी नहीं मरने दे रहा है। इतना कहकर वो फिर से भागने लगा। वही खुशी और सुमन उसे कियान से डरते देखकर हंसने लगी। वहीं दूसरी तरफ शेखावत मेशन में सब हॉल में बैठे हुए थे। तभी अर्जित बोला, ये नियति का विला है और ये उसकी प्राइवेट हैंगर है। अर्जित की बात सुनकर सब उसे देखने लगे, तो अर्जित बोला, करण ने आज आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है। इतना कहकर उसने सबकी तरफ अपना फोन कर दिया। वो सोशल मीडिया में करण के ही फ्रेंड लिस्ट में था, क्योंकि जय ने तो घर में उन सबको ब्लॉक कर रखा था। पोस्ट में कुछ वीडियो और फोटोज था। मेरी छोटी राजकुमारी की प्राइवेट हैंगर, इसमें कितने प्राइवेट जेट है, काउंट करके बताओ। मेरी छोटी राजकुमारी ने कहा है, मैं जब चाहूं उसकी जेट लेकर जा सकता हूं। आई एम सो हैप्पी, मुझे भी प्राइवेट जेट मिलेगा। फिर अभी अभी एक और पोस्ट हुआ था, कुछ वीडियोस और फोटोज अपलोड हुआ था। मेरी छोटी राजकुमारी की थोरब्रेड हॉर्स, मेरी बहन के पास ऐसी और 3 है। फिर कुछ फोटोज था जिसमें वो और जय पोज दे रहे थे, तो कहीं उनके साथ काशवी थी, तो कहीं अरहान, अरमान और स्वाभिमान अगम। कुछ वीडियोज में पूरे व्यू और खूबसूरत गार्डन, गोल्फ कोर्स, रेस कोर्स और गार्डन को कर किया गया था। ये सब मेरी छोटी राजकुमारी की प्लेस है। जगह इतनी सुंदर थी मानो स्वर्ग हो। सब हैरानी से देख रहे थे। रूही को और भी जलन होने लगी थी। पुरानी यादें, मासूम नियति, हॉरर मूवी, सारिका की दिल का हाल। सरिता जी ने जय की फोटो देखा और बोली, तो नियति की वहां भी इतना बड़ा विला है। ये जगह सच में बेहद खूबसूरत और बड़ी है। हाँ, उसने ये सब अपनी मेहनत से हासिल किया है। जो कुछ भी नियति के पास सब कुछ उसके खुद कमाया है। नीरज जी बोले। सीखा जी कुछ नहीं बोली। विपुल जी और सीखा जी दोनों को नियति पर प्राउड फील हो रहा था, पर वो जानते थे अब उनकी बेटी उन्हें वापस नहीं मिलने वाली है। अमृत ने गहरी सांस ली। नियति उसकी अपनी बहन थी, पर वहां उसकी रेस देखने सब गए थे, पर वो नहीं। उसे बचपन की बातें याद आने लगी, जब भी उसके स्कूल में वो किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता था। सब उसे चीयर अप करने जाते थे। रूही, अर्जित, मोम, डैड, इसलिए अंशी भी उनके साथ जाने की जिद करती थी, पर कहीं रूही उदास ना हो जाए इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाने से ही मना कर देता था। उसे याद आ रहा था जब रूही 4 साल की थी और उसके स्कूल में स्पोर्ट्स डे था। उसने फुटबॉल और चेस में पार्टिसिपेट किया था। सब घर में उसकी स्पोर्ट्स देखने जाने के लिए तैयार हो रहे थे, क्योंकि ये दूसरे स्कूल के बीच मैच था और वो अपने स्कूल की तरफ से चेस और फुटबॉल खेल रहा था।
सब खुश थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। नेती आपने पास रखी चॉकलेट जो उसे दादी माँ ने दिया था उसे लाकर उसने अमृत की तरफ बढ़ा दिया और अपनी मासूम आवाज में बोली, भाई ये आपके लिए है, आप जरूर जीत जाओगे, नेती को आप पर भरोसा है, ऑल द बेस्ट। अमृत ने उसकी हाथ से चॉकलेट ले लिया और उसकी बालों को प्यार से सहला दिया। तो नेती खुश होकर बोली, भाई क्या ने भी आपके साथ आपकी मैच देखने चलूं? उसकी आंखें उस वक्त चमक रही थी, वो अमृत के मुंह से हाँ सुनना चाहती थी और उस वक्त वो बेहद क्यूट लग रही थी। अमृत हाँ कहने ही वाला था पर उससे पहले वहां पर रूही आ गई और बोली, भाई मैं तैयार हो गई, बोलिए मैं कैसी लग रही हूँ। उसकी आवाज सुनकर अमृत ने नेती को कोई जवाब नहीं दिया और रूही के पास जाकर उसकी माथे पर प्यार से किस करके बोला, मेरी प्रिंसेस बेहद खूबसूरत लग रही है। रूही खुश हो गई। तभी अर्जित, विपुल जी और सीखा जी भी तैयार होकर आ गए। नेती जल्दी अमृत के पास जाकर बोली, भाई सब तैयार हो गए, मैं हल्दी तैयार होकर आती हूँ। तभी सीखा जी बोली, तुम क्यों तैयार होने जा रही हो, तुम हमारे साथ नहीं जा रही हो। उनकी बात सुनकर नेती उन्हें मासूमियत से देखने लगी, उसकी मासूम ब्लू आंखों में आंसू भर गया। मैं क्यों नहीं जा सकती, मुझे भी भाई को जीतते हुए देखना है। सीखा जी रूही को देखा जो नेती की साथ जाने की सुनते ही उदास हो गई थी। उसकी खुशी भरा चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे उसे डर हो कि नेती वहां जाकर भी उसे परेशान करेगी। तुमने कल ही रूही को इतना परेशान किया था, तुम वहां जाकर क्या उसे फिर से परेशान करना चाहती हो? उनकी बात सुनकर नियति ने नामे सिर हिला दिया और बोली, कल मैंने रूही दी को परेशान नहीं किया, उनके दोस्त ही थे जो मुझे परेशान कर रहे थे। नेती तुम झूठ क्यों बोल रही हो, तुमने ही तो पहले उसे धक्का दिया था। रूही मासूमियत से डरते हुए बोली, उसने अमृत की हाथ को पकड़ लिया जैसे उसे नेती से डर लग रहा हो। अमृत रूही को डरता देखकर थोड़ा गुस्सा हो गया और बोला, नेती तुम घर पर रहो, वहां जाकर प्रिंसेस को परेशान करने की जरूरत नहीं है। वो सोच रहा था वहां नेती होगी तो उसकी प्रिंसेस बस नेती से डरेगी और स्पोर्ट्स एंजॉय नहीं कर पाएगी। अमृत की बात सुनकर नेती की आंखों से रुके हुए आंसू बह गए। भाई आप भी नेती से प्यार नहीं करते हो, आपको भी मेरी बात झूठ लगती है। आप गंदे भाई हो, मैं भी आपके साथ अब कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी बात सुनकर और उसे रोता देखकर अमृत को बुरा लगा। उसने आंखें दूसरी तरफ कर लिया पर कुछ नहीं बोला। नेती वहां से भाग कर चली गई। अमृत की होंठों पर कड़वी स्माइल आ गई। वो बोला, तुमने जो कहा था वही किया। उस दिन नेती को कितना बुरा फील हुआ होगा अमृत को अच्छे से समझ आ रहा था। आज नेती भी सबके साथ गई पर उसने एक बार उन्हें अपने साथ जाने के लिए नहीं कहा। उसने सिर हिला दिया। रूही की आवाज से वो होश में आया। भाई क्या हुआ, क्या ये हॉर्स इतनी महंगी है? रूही ने फिर से पूछा। तो अमृत ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, हाँ ये सबसे अच्छे और महंगा ब्रीड है। अमृत वहां से उठ गया। अब तो उसे रूही की बातों पर शक हो रहा था। वो जो भी वो बचपन में मैं कहती थी वो सब सच था या फिर झूठ। अगर रूही बचपन से नेती के बारे में जो भी कहती थी वो सब झूठ होगा तो फिर वो खुद से भी नजरें नहीं मिला पाएगा कभी। वही रूही और नेहा दोनों ही इस वक्त जलन से मर रहे थे। अर्जित ने फोन रख लिया, उसे भी जलन हो रही थी। नेती के साथ सब गए पर वो नहीं। क्यों नेती ने एक बार भी उसे अपने साथ जाने को नहीं कहा? भले ही उसने बेहद गलतियां की थी पर उसने उन गलतियों की माफी भी तो मांग लिया था। क्या नेती को उसे माफ नहीं कर देना चाहिए था? वो भी जलन से वहां से चला गया। उसे अभी भी अपनी गलतियों का ठीक से याद नहीं था। उसे तो करण और जय से इस वक्त बस जलन हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस। रात का वक्त विला में सबने डिनर कर लिया था। दादाजी दादी माँ सोने चले गए थे और बाकी सोफे पर बैठकर हॉरर मूवी देख रहे थे। रोहित सोफे पर निढाल पड़ा हुआ था। उसे आज कियान ने परेशान करके रख दिया था और अब उसे हॉरर मूवी दिखा रहे थे सब, जबकि उसे ऐसी मूवी से डर लगता था। दुनिया में सबसे ज्यादा डर उसे बस भूतों से लगता था। अभी ये जय स्वाभिमान और अगम मिलकर हॉरर मूवी दिखा रहे थे सबको। वो तो यहाँ से जब जा भाग जाता पर कियान ने तो उसे जाने ही नहीं दिया। उसने कियान को देखा जो बिना भाव के बैठा था और टीवी देख रहा था। रोहित का तो डर के मारे बुरा हाल था। वो बार बार कुसुम में मुंह छुपा रहा था पर कियान कहाँ उसे ऐसा करने दे रहा था। वो कुसुम को दूसरी तरफ फेंक रहा था। ये डेविल आपने माँ बाप की तरह ही शैतान है जो मुझ जैसे बच्चे को परेशान कर रहा है। उसे तो अब रोने का मन कर रहा था। वहीं जय इस वक्त सुमन के पास बैठा हुआ था और जब भी भूत दिखता वो जल्दी से सुमन को गले लगा लेता। सुमन अब इरिटेट हो गई थी।
वो जय को दूर धक्का देते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? अगर हॉरर मूवी से इतना ही डर लगता है तो देखने की क्या जरूरत है? यहाँ से चले जाओ, मेरे साथ क्यों चिपक रहे हो? उसकी बात सुनकर जय ने मासूम चेहरा बनाकर उसे देखा और बोला, क्योंकि तुम्हें तो डर नहीं लग रहा है ना? तुम इतनी ब्रेव हो, तुम्हारे पास रहने से मेरे पास ये भूत नहीं आएगा। जरा सोचो, फ्यूचर में हम दोनों अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसे ही मूवी देखेंगे, कितना मजा आएगा। तुम्हें, मुझे और हमारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट करना। उसकी बात सुनकर खुशी को हंसी आ गई। सुमन ने घूर कर उसे देखा और बोली, ज्यादा दांत मत दिखाओ, मुझे भी सब सिख रहा है। उड़ने करण की तरफ इशारा किया, जो खुद डर रहा था पर बार बार खुशी को हक करके कह रहा था, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये भूत तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। खुशी ने इशारा समझकर गुस्से से करण को धक्का दे दिया और बोली, मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। इस बकवास मूवी से मुझसे ज्यादा चिपकने की कोशिश मत करो। सुमन ने भी घूर कर जय को देखा और बोली, तुम बेहद बड़े बड़े सपने देखते हो जो कभी पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या तुम्हें मेरी स्किल पर डाउट है? अगर तुम कहो तो आज रात ने तुम्हें अपनी स्किल शो कर सकता हूँ। देखना, कुछ दिन में ही तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी और हमारे बच्चे आ जाएंगे जल्दी। उसकी बात सुनकर सब उसे हैरानी से देखने लगे। सुमन को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बेशर्म का क्या करे। वही संजीत जानबूझकर रुचिका के पास बैठा था। वो जब से रुचिका से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर रुचिका उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी। पर इस वक्त रुचिका ने डर के मारे संजीत की सीने में मुंह छुपा रखा था। उसने संजीत की शर्ट को मुट्ठियों में भर रखा था और संजीत उसकी सिर को प्यार से सहलाते हुए उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। उसे इस वक्त बेहद सुकून मिल रहा था। वो चाहता था उसकी जान इसी तरह हमेशा उसके पास, उसके करीब रहे। उसने रुचिका की माथे पर धीरे से किस किया तो रुचिका होश में आई। डर से वो अनजाने में ही संजीत के इतनी करीब चली गई थी जो उसे नहीं जाना चाहिए था। रुचिका का खुद से दूर होना संजीत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने खींचकर रुचिका को गले से लगा लिया और उसकी कान को चूमते हुए धीरे से बोला, मुझसे दूर जाने की कोशिश करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ से जाने के बाद अपनी रूम का डोर ओपन रखना, मैं बाद में तुम्हारे रूम में आऊंगा। संजीत की बात सुनकर रुचिका हैरान थी। संजीत का उसकी कान पर किस करना उसे सिहरने पर मजबूर कर रहा था और उसकी गर्म सांसें जैसे उसकी दिल में जो प्यार को उसने दबा रखा था वो बाहर ला रहा था। शर्म से उसकी गाल और कान लाल हो गए। वही उनके पास दूसरी तरफ अरहान राशि के पास बैठा था और अपने हाथ को देखकर उसका चेहरा जैसे रोने जैसा हो गया था, क्योंकि राशि जो उसके पास बैठी थी, डर की वजह से वो उसके हाथ को कभी स्क्विज कर रही थी तो कभी चिकोटी काट रही थी। अरहान का हाथ पूरी तरह से लाल हो गया था, बस उसकी दांत ही बाकी था जिसे राशि ने अभी तक उसके हाथ पर इस्तेमाल नहीं किया था। वही सबसे पीछे प्रखर, नेति और उनके सोफे के दूसरे साइड में प्राची और प्रमित बैठे हुए थे। प्रखर और नेति को भी प्रमित और प्राची के रिश्ते के बारे में पता था। याच पार्टी ने ही दोनों ने उन दोनों को साथ में देख लिया था। प्राची प्रमित को हग करके बैठी थी और मुंह भी देख रही थी। जब भी भूत आता वो प्रमित की सीने में छुप जाती। प्रमित भी उसे प्यार से हैंडल कर रहा था। आज तक उसने कभी किसी को इतने प्यार और पेशेंस के साथ हैंडल नहीं किया था। उसकी जिंदगी में लड़की के नाम पर उसकी प्रिंसेस और खुशी, सुमन थे जिन्हें भी वो बहन मानता था, और वो तीनों ही बेहद स्ट्रोंग थे, इसलिए उसने कभी किसी को ऐसे हैंडल नहीं किया। पर अपनी छोटी सी बेबी के लिए तो उसे ये सब करना ही था। वही प्रखर तो नियति को पॉपकॉर्न खिला रहा था और खुद भी खा रहा था। कभी आपने कप से कॉफी पीला रहा था। दोनों स्वीट लवी डॉवी कपल बने हुए थे। वही सारिका कोने में काशवी के पास बैठी हुई थी और प्रखर को नियति के इतने करीब देखकर जल रही थी। उसे बेहद बुरा लग रहा था। उसकी आंखों में नमी था। उसने सिर घुमा लिया, उसकी हाथों की मुठियां कस गई थी। काशवी उसकी हर हरकत को नोटिस कर रही थी। उसका तो मुंह ही बन गया था। उसे पता था ये लड़की अभी भी मिस्टर रायजादा पर आंखें गड़ाई हुई है। वो सोचने लगी जब नेति इसे सजा देगी तो इसकी क्या हाल करेगी। वहीं स्वाभिमान, अगम, अरमान, आकाश, आदित्य सबसे आगे रोहित और कियान के पास बैठ गए थे, ताकि उन्हें मूवी देखने को मिले, ना कि इन सभी कपल की रोमांस खटी मीठी नोक-झोंक। थोड़ी देर बाद प्रखर ने नेति को गोद में उठाया और बोला, अब चलो सोते हैं, कल तुम्हारी रेस है ना। नेति ने कुछ नहीं कहा और उसकी सीने पर सिर रख लिया। उन्हें जाते हुए सारिका बस देख रही थी। अब उसे भी ये मूवी नहीं देखना था।
वो भी वहां से उठकर चली गई। वही प्रखर ने नीति को लाकर बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर आ गया और उसकी होंठों पर अपना होंठ रख दिया और पैशनेट होकर उसे किस करने लगा। नीति भी किस में उसका साथ देने लगी। उसकी एक हाथ इस वक्त प्रखर के बालों में चल रहे थे और दूसरे हाथ प्रखर के पीठ पर चल रहे थे। प्रखर नीति की होंठों को स्मूच करते हुए किसी भूखे भेड़िए की तरह उसे किस कर रहा था। उसने उसकी उभार को प्रेस करके उसकी मुंह में अपनी जीभ एंटर किया और उसकी मुंह को एक्सप्लोर करने लगा। उसका दूसरा हाथ नीति की पूरे बॉडी में घूम रहा था। रोमांस, तुम रुक क्यों गई, कंटिन्यू करो। रेसिंग। वो नीति के करीब आते ही गर्म हो जाता था। वो खुद को चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाता था। सिर्फ उसे ही ये पता था कि वो कैसे नीति के अंदर समाने से खुद को कंट्रोल करता है। नीति की उभार इतने सॉफ्ट थे कि प्रखर को फिर से उन्हें स करने का मन कर रहा था। कुछ देर तक नीति की होंठों को किस करने के बाद जब मियाई को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, उसने प्रखर की सीने पर टैप किया तो प्रखर ने उसकी होंठों को छोड़ा। दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। प्रखर ने अपने माथे को नीति की माथे से जोड़ दिया और बोला, बनी, मुझे तुम्हें अभी अच्छे से टेस्ट करना है। उसकी बेशर्मी भरी बातें सुनकर नीति ने उसे चीर कर देखा। क्या ये बेशर्म इंसान कभी उसे अब शांति से रहने देंगे? नहीं, आप सो जाइए, मुझे भी अभी सोना है, नीति ने कहा और आंखें बंद कर लिया। पर प्रखर कहाँ मानने वाला था। ओहो, तो मेरी बनी को नींद आ रही है तो तुम सो जाओ, मैं ऐसे भी तुम्हारी नींद में होते हुए भी तुम्हें टेस्ट कर सकता हूँ। प्रखर ने तिरछी स्माइल करते हुए बेशर्मी से बोला। नीति ने अपनी आंखें खोल दी और हैरानी से आपने ऊपर लेटे बेशर्म आदमी को देखा। नीति को कितना प्रखर अपनी बातों से हैरान परेशान कर देता था। आज तक बड़े बड़े प्रॉब्लम या किसी चीज से वो हैरान परेशान नहीं हुई थी। प्रखर नीचे झुका और उसने नीति की गर्दन पर होंठ रख दिया और किस कर लगा। नीति की आह निकल गई जो मधोसी से भरी हुई थी। प्रखर उसकी नेक की स्किन को मुंह में लेकर सक रहा था तो कभी किस करके बाइट कर रहा था और उस बाइट किए जगह को लीक कर रहा था। नीति की मीठी सिसकियां उसे और भी ज्यादा मदहोश कर रही थी और भी पैशनेट होकर उसकी गर्दन और कॉलर बोन को किस करते हुए एक हाथ से उसने नीति की टॉप को फाड़ कर फेंक दिया। नीति तो उसकी हरकत से हैरान थी। प्रखर आज और भी वाइल्ड हो रहा था पर उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पता था प्रखर उसे हर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बस उसकी हार्मोन्स बाकी सभी से अलग है। प्रखर ने सिर उठाकर नीति को देखा और बोला, बनी, किस सोच में हो? मुझे पसंद नहीं है कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तुम किसी के बारे में भी सोचो। जब हम दोनों साथ हो, करीब हो, तो तुम्हारी नजरें सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए, समझी? नीति ने उसे घूर कर देखा और बोली, आपने ये क्या किया? मेरी टॉप क्यों फाड़ दिया? उसकी बात सुनकर प्रखर ने मासूम फेस बना लिया और बोला, मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, बनी, मैं तुम्हारे लिए ऐसी बेहद सारे टॉप ला दूंगा। इतना कहकर उसने नीति की इनर बियर की हुक को भी दांतों से ओपन कर दिया और निकाल कर फेंक दिया। नीति की सीने को देखते ही वो टूट पड़ा और नीति की हाथ को जो बेडशीट पर कस गई थी उसे पकड़कर उसने अपने सिर पर रख दिया। वो प्यार करते वक्त अपनी बनी की हाथ को अपने बॉडी पर महसूस करना चाहता था। वो उसकी एक उभार को मुंहने के करसक और बाइट कर रहा था और दूसरे उभार को आपने एक हाथ से प्रेस कर रहा था। नियति की एक हाथ उसके बालों में चल रहे थे और दूसरे हाथ उसके पीठ पर कसी हुई थी। उसकी सिसकियां प्रखर के कान में किसी मधुर संगीत की तरह पड़ रही थी, जिस वजह से वो और भी एक्साइटेड होता जा रहा था। उसने तब तक नीति की उभारों को नहीं छोड़ा जब तक उसकी दोनों उभार पूरी तरह से लाल नहीं हो गए। प्रखर ने नीति की फेक और उभार को देखा, वो बेहद संतुष्ट लग रहा था। वो चमकती हुई आंखों से अपनी कलाकारी को देखने लगा। वो चाहता था कल भी सब लव बाइट को देखे और कोई भी उसकी बीबी पर कल रेसिंग में नजर न डाले, वरना वो उन्हें कैसे मारेगा ये खुद उसे भी पता नहीं होगा। उसने अपनी बनी को चेहरे को देखा जो लाल हो गया था। उसने नीति की होंठों पर किस किया और बोला, तुम्हारी मीठी सिसकियां सुनकर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हूं बनी, देखो तुमने मुझे कितना हार्ड बना दिया। प्रखर ने नीति की हाथ को हार्ड पार्ट पर रख दिया तो डर से नीति ने हाथ पीछे खींच लिया। उसे पिछली बार की याद आ गई। अगर आज उसे फिर से प्रखर को रिलैक्स करना पड़ा तो फिर से उसकी हाथ 2 घंटे तक दर्द होने लगेगा। बिल्कुल नहीं, मैं अब कुछ भी नहीं करने वाली, नीति उसे धक्का देते हुए बोली। उसकी ऐसी रिएक्शन पर प्रखर के थोड़ी सी हंसी आ गई, पर नीति की वहां एक बार टच से ही वो और भी ज्यादा हार्ड हो गया था। पर वो नीति की ऊपर से टच से मस नहीं हुआ,
उसने आपने शर्ट को तेजी से फाड़ कर फेंक दिया, उसकी सारे बॉटन टूट काट बिखर गए थे। नेती तो हैरान थी। प्रखर ने उसकी लाल गाल को देखा और बाइट कर लिया। तुम शर्माते हुए और भी खूबसूरत लग रही हो बनी, पर तुम सिर्फ मेरे सामने ही शर्मा सकती हो। ओके, तुम किसी और के सामने कभी मत शर्माना। मैं नहीं चाहती हूं कि मेरी बीबी की खूबसूरती पर किसी और की नजर पड़े। उसकी बात सुनकर नेती, जो अब तक नाराजगी और गुस्से से उसे घूर रही थी, क्योंकि उसकी बाइट करने से उसे दर्द हो रहा था, वो हंस पड़ी और प्रखर की गाल पर हाथ रखते हुए बोली, क्यों मिस्टर रायजादा, क्या आपको जलन हो रही है? आपको क्या लगता है मेरी मास्क के पीछे मेरी शर्माते चेहरे को कौन देख सकता है? उसकी बात सुनकर प्रखर ने उसकी गाल पर किस किया और बोला, पता है, मेरी बनी को मेरे सिवा कोई नहीं देख सकता। अगर किसी ने हिम्मत भी की तो उसकी भयानक मौत मेरे हाथों होगी। और हाँ, मैं जेलस हूं। तुम्हारी तरफ कोई देखता है या कोई तुम्हें टच भी करता है तो मेरा मन करता उसे जान से मार दूं। तुम्हारे उस बेवकूफ असिस्टेंट को भी मुझे मारने का मन कर रहा है। उसकी बात सुनकर नेती फिर से हंस पड़ी और बोली, आप कुछ ज्यादा जेलस नहीं हो रहे हो क्या होने वाले पतिदेव? उसकी बात सुनकर प्रखर की आंखें सुनहरी रंग में चमक गई और वो बोली, बनी, क्यों ना तुम मुझे अब से हस्बैंड बुलाओ और मैं तुम्हें वाइफी बुलाऊंगा। नेती ने सिर हिला दिया और बोली, शादी से पहले आपको हस्बैंड सुनना है? प्रखर ने मासूम बच्चे की तरह हाँ में सिर हिला दिया। हस्बैंड, नेती ने धीरे से कहा, जो प्रखर को बेहद स्वीट लगा। एक बार और कहो। नेती ने उसे देखा और फिर से प्यार से हस्बैंड कहा। प्रखर ने उसकी होंठों को चूम लिया और बोला, अब से हर दिन में तुम्हारे मुंह से आपने लिए हस्बैंड सुनना चाहता हूं। अब क्या तुम आपने हस्बैंड को रिलैक्स होने में मदद करोगी? फिर से प्रखर की मुंह से वही बात सुनकर नेती ने चेहरा घुमा लिया। प्रखर की होंठों पर स्माइल आ गई। वो नीचे झुककर नेती की पेट पर आपने गर्म होंठ रख। नेती सिहर गई और उसकी हाथ प्रखर की बालों में चलने लगा। नेती की सिसकियां प्रखर को और भी पागल कर रही थी। वो उसकी पेट और कमर को चूमने और बाइट करने लगा। उसने नेती की बचे हुए नीचे की कपड़े को भी निकाल कर फेंक दिया, जिस वजह से नेती की गाल फिर से शर्म से लाल हो रही थी। प्रखर उसकी कमर से धीरे धीरे नीचे आकर उसकी थाई पर किस करने लगा और बाइट करने लगा। नेती की सिसकियां और भी मदहोश कर देने वाली थी, जिस वजह से प्रखर और भी वाइल्ड हो गया था। कुछ देर बाद उसने नेती की सॉफ्टनेस पर किस किया तो नेती को ऐसा लगा जैसे वो और खुद को संभाल नहीं पाएगी। कुछ देर बाद प्रखर नेती के पास लेटा हुआ था। नेती उसके ऊपर आकर उसकी गर्दन और चेस्ट को किस और बाइट करने लगी। वो भी बदला ले रही थी। अगर सब उसकी निशान देखने वाले हैं तो प्रखर की भी निशान दिखनी चाहिए। कोई और देखे ना देखे, प्रखर मिरर में खुद को ही देखकर आगे से उसे इतने लव बाइट देने की कोशिश नहीं करेंगे। पर प्रखर को तो गुदगुदी महसूस हो रही थी। उसे तो बेहद मजा आ रहा था। वो अपनी बनी की बालों को सहलाते हुए उसके फाइट किस और लव बाइट को एंजॉय कर रहा था। जितनी जोर से उसकी बनी उसे बाइट करे, उसे उतना ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। नेती धीरे धीरे उसके एब्स और वेस्ट पर किस और बाइट करने लगी। जब नेती की कानों में प्रखर की आवाज पड़ी तो उसने उसकी चेहरे को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ कितना एंजॉय कर रहा हो। नेती ने दांत पीस लिया। क्या इस आदमी को उसकी इतनी जोर से बाइट करने पर दर्द नहीं हो रहा है? ये कैसे इस तरह से एंजॉय कर सकता है? प्रखर, जो आंखें बंद करके नेती की सिर को आपने एब्स पर प्रेस कर रहा था और एंजॉय कर रहा था। जब उसे महसूस हुआ उसकी बनी अब उसे किस या शक नहीं कर रही है, उसने आंखें खोलकर नियति को देखा, जो उसे गुस्से से घूर रही थी। क्या हुआ बनी, तुम रुक क्यों गई? कंटिन्यू करो और मुझे जीतना चाहे सजा दो। मैं तो हूं ही इस सजा के लायक, प्रखर मासूम बनते हुए बोला। तो नियति ने दांत पीस लिया और बोली, आप ना ये नाटक करना बंद कीजिए। आपको देखकर जरा सा भी नहीं लग रहा है कि आपको कोई दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आप ये सब एंजॉय कर रहे हो। प्रखर ने उसे देखा और उदास होकर बोला, ऐसे कैसे? मुझे सच में बाइट करने से दर्द हो रहा है। देखो कितने निशान बन गए हैं। फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम मुझे और सजा दो, पूरे रात तुम मुझे सजा दो, क्योंकि मैं इसी लायक हूं। उसकी बात सुनकर नियति हैरान हो गई। क्या कोई इतना नाटक कर सकता है? क्लियरली यू अभी उसकी किस और बाइट को एंजॉय कर रहे थे और अब नाटक कर रहे हैं। नहीं हस्बैंड, मैं आपको और सजा नहीं देना चाहती हूं। नियति आंखें मटकाते हुए बोली, वाइफी कोई बात नहीं, देखो तुमने मुझे पूरी तरह से हार्ड कर दिया है। अब तुम इस तरह से मुझे बेचैन छोड़कर पीछे नहीं हट सकती हो। उसने जल्दी से अपनी पैंट उतार कर फेंक दिया तो नियति और भी शर्म से लाल हो गई।
प्लीज वाइफी मुझे रिलैक्स होने में मदद करो, तुम इस तरह से आपने पति को तड़पते हुए तो नहीं देख सकती हो, ऐना। अब तुम कैसे करोगी ये तुम डिसाइड करो हाथ से, या फिर उसने नेति की होठों को रब किया। उसने नेति की हाथ को नीचे पार्ट पर रख दिया, जो पूरी तरह से हार्ड था। नेति की आंखें बड़ी हो गई। आप बेशर्म इंसान, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? हाँ वाइफी, मैं बेहद बेशर्म हूं, पर सिर्फ तुम्हारे लिए। जैसे ही नेति उठने वाली थी, प्रखर ने उसे पकड़ लिया और रिक्वेस्टिंग भरी नजरों से उसने नेति को देखा। नेति को अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। 2 घंटे बाद नेति और प्रखर वॉशरूम से बाहर आए। नेति ने अपनी हाथ को क्लीन कर लिया था और प्रखर उसकी हाथ को सहला रहा था। ये इंसान सच में बिस्ट है, जो 2 घंटे से उसे परेशान कर रहा है। प्रखर ने नेति को आराम से बेड पर सुला दिया। नेति उसे गुस्से से घूर रही थी। प्रखर ने फिर से मासूम चेहरा बना लिया और बोला, वाइफी गुस्सा मत करो, आगे से मैं थोड़ा कम टाइम लूंगा। नेति ने सिर हिला दिया और उसके सीने पर सिर रख दिया। प्रखर के हाथ में अपनी हाथ दे दिया। प्रखर की होंठों पर मुस्कान आ गई। वो उसकी हाथ को मसाज देने लगा। नेति को जब पेन से थोड़ा रिलीफ मिला तो वो सो गई। प्रखर ने अपने सीने पर सोई दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को देखा और शिद्दत से उसकी माथे को चूम लिया। इस वक्त उसकी आंखों में न्याय के लिए जुनून, पागलपन सब कुछ था। उसकी आंखें नेति को देखते हुए सॉफ्टनेस से भरी हुई थी, पर अगर किसी ने उसकी बनी को उससे छीनने की कोशिश की या उसकी बनी उससे दूर जाने की कोशिश की तो वो दुनिया को आग लगा के भी अपनी बनी को अपने पास रखेगा। वो भी नेति को देखते देखते सो गया। अगला दिन आज इंटरनेशनल रेस था। आज बहुत सारे अलग अलग देश के लोग रेस देखने आ रहे थे। पूरा सर्किट डेला के बाहर एंट्रेंस गेट पर आज लोगों की भीड़ थी। सब यहाँ आपने अपने फेवरेट रेसर को चीयर्स करने के लिए आए थे। पूरा मेन एंट्रेंस भरा हुआ था, वीआईपी एंट्रेंस भी भरा हुआ था, क्योंकि आज बहुत सारे देश से बड़े बड़े लोग आ रहे थे। इंडिया से भी जो लोग यहाँ रहते थे वो भी अपनी फेवरेट रेसिंग की गॉडेस निया को सपोर्ट करने के लिए आए थे। अंदर भी पूरा स्टैंड भरा हुआ था। कुछ अलग देश के लोग भी थे जो रेसिंग की गॉडेस निया को रेस करते हुए देखने आए थे। थोड़ी देर में कुछ लग्जरियस कार आकर एंट्रेंस पर रुकी। गार्ड्स ने कार का डोर ओपन किया तो नेति प्रखर का हाथ पकड़े बाहर आई। पीछे की तीनों कार से बाकी सभी लोग और दादाजी दादी माँ भी बाहर आ गए। प्रखर की जलन, रेसिंग शुरू। सब देख रहे थे। हर एंट्रेंस पर चेकिंग की जा रही थी। यहाँ पर नॉर्मल और वीआईपी, वीवीआईपी तीनों एंट्रेंस में लोग भरे पड़े थे। लाइन में लगे हुए थे और सिक्योरिटी चेक करवाकर अंदर जा रहे थे। जय हैरान होकर बोला, मैं पहली बार इतनी भीड़ देख रहा हूँ। स्वाभिमान भी चारों ओर देखते हुए बोला, सही कहा, मैं 2 साल पहले एक इंटरनेशनल कंसर्ट में गई थी। वहां भी इतनी भीड़ नहीं था जितनी भीड़ इस वक्त यहाँ है। ये सब तो भावी की क्रेजी फैन और बाकी रेसर की भी फैंस है। सबने देखा वहां खड़े ज्यादातर लोगों के हाथ में निया नाम की बैनर और कार्ड था जिसे उन्होंने पकड़ रखा था। और कुछ लड़कों ने तो निया नाम की टी शर्ट भी पहन रखा था। उसमें निया नाम के राइट साइड पर किसका सिंबल बन हुआ था। ये देखकर तो प्रखर जल भुन कर रख हो रहा था। उसने कसकर नेति की हाथ को पकड़ लिया। नेति ने उसे देखा और उसकी नज़र को फॉलो करके जब उसने सामने देखा उसे हंसी आ रही थी। क्या अब उसके मिस्टर रायजादा को इन अनजान फैन से भी जलन हो रही थी, क्योंकि उन्होंने उसके नाम की टी शर्ट पहन रखा है। ये टी शर्ट जिसने भी बनाया कितना खूबसूरत है। ये क्षण मिलता है, मुझे भी खरीदना है। मुझे भी अपनी छोटी राजकुमारी की नाम की ये टी शर्ट पहनकर उसके लिए हूटिंग करनी है। मैं अभी पूछ कर आता हूँ। इतना कहकर करण लाइन में खड़े नियति की फैंस की तरफ जाने लगा। तभी खुशी ने उसकी हाथ को पकड़ लिया और बोली, अरे बेवकूफ, ये लोग न्यू की फैन क्लब से होंगे। वो लोग ही निया की नाम से टी शर्ट बेचते हैं। इससे उनकी अर्निंग भी हो जाती है और फैंस को रेस के टाइम ये टी शर्ट भी मिल जाती है। वो हमारी एसोसिएशन को पहले ही भेज देते हैं। अगर चाहिए तो ग्रुप के पास बहुत सारा होगा, चलकर ले लेना। उनके पास जाकर क्या तुम हमें यहाँ मरवाना चाहते हो? अगर तुमने मुंह खोल दिया और बकवास किया कि निया तुम्हारी छोटी राजकुमारी है, तो यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं ना, सब तुम्हारे साथ साथ हमें भी घेर लेंगे ताकि हम नेति से उन्हें मिला सके। फिर यहीं पर फंसकर ऑक्सीजन की कमी से हम सीधा स्वर्ग पहुंच जाएंगे। फिर वहीं से देखना रेस तुम। उसकी बात सुनकर करण रुक गया। उसे तो अच्छा लग रहा था कि उसकी बेबी ने उसकी हाथ पकड़ रखा है। वही बाकी सबको भी टी शर्ट चाहिए था। स्वाभिमान बोला, मुझे भी एक टी शर्ट चाहिए। जय और अगम भी एक साथ बोले, मुझे भी चाहिए। सुमन ने जय को अजीब तरह से देखा। ये बेवकूफ इंसान, वो बोली, बेहद है,
चलो अंदर फिर ले लेना। तभी कियान नेति की हाथ पकड़कर बोला, मम्मी मुझे भी ये टी शर्ट चाहिए। उसे जलन हो रही थी, उसकी मम्मी की नाम की टी शर्ट को ये सब क्यों पहन सकते हैं? उसकी मम्मी की नाम की टी शर्ट पर भी सिर्फ उसका ही हक होना चाहिए ना। नेति ने प्यार से उसकी सिर को सहलाया और बोली, ठीक है, जितना चाहे ले लेना। प्रखर को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। नेति दूसरे एंट्रेंस की तरफ चली गई, जहां से सिर्फ रेसर और उनकी एसोसिएशन की मेंबर को जाने की परमिशन थी। प्रखर ने धीरे से नेति की कान के पास जाकर बोला, वाइफी मुझे इन लोगों को मारने का मन कर रहा है। अगर अभी तुमने मुझे कंट्रोल नहीं किया तो मैं यहाँ सबको आपने और तुम्हारे गार्ड से कहकर हाथ पैर तुड़वा दूंगा। नेति ने उसे हैरानी से देखा और बोली, क्या आपको इतनी जलन हो रही है मिस्टर रायजादा? उसकी बात सुनकर प्रखर ने आंखें छोटी करके उसे देखा और बोला, क्या बोला तुमने? क्या कल रात को जब मैं तुम्हें किस कर रहा था और तुम्हारी बॉडी पर अपनी निशानी छोड़ रहा था तब मैंने नहीं कहा था कि मुझे आज से हस्बैंड बुलाना? उसकी इतनी पॉजिटिव बात सुनकर नेति का तो सिर पीट लेने का मन कर रहा था। अच्छा हस्बैंड, तो अब आप किस तरह से चाहते हो कि मैं आपको शांत करूं? नेति ने पूछा। तो प्रखर की होंठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। वो बोला, ये तो मैं तुम्हें अंदर चलकर बताता हूँ, यहाँ तुम मुझे शांत नहीं कर पाओगी। जैसे ही वो एंट्रेंस पर पहुंचे वहां मैनेजर और एसोसिएशन के स्टाफ भागते हुए आ गए। उन्हें पता थी कि मिस निया यहाँ आ चुकी है। वेलकम मिस निया, मैनेजर निया से बोला। बाकी सब ने भी नेति को वेलकम कहा। तभी फैंस को पता चल गया कि अभी मिस निया एंट्रेंस पर गई है, तो वो सब जैसे बाढ़ की तरह उमड़ पड़े। सभी एंट्रेंस पर जो भीड़ था वो एंट्रेंस की तरफ देखकर निया निया चिल्लाने लगे। बाकी सब जो नॉर्मल एंट्रेंस पर थे वो भी उस तरफ देखकर चिल्लाने लगे। जो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था, कैमरा ने जल्दी से रेसर एंट्रेंस की तरफ कैमरा कर दिया। अगर उन सभी लोगों को लाइन तोड़ने का डर न होता तो वो बैरियर भी कूद कर नेति से मिलने आ जाते शायद। वही सब निया निया दूर से ही हूटिंग कर रहे थे और प्रखर का तो खून जल रहा था। वो जलन और गुस्से से अपना दांत पीस रहा था। उसे अपनी वाइफी पर जितनी प्राउड फील हो रहा था उतनी ही अब उसे जलन हो रहा था अपनी वाइफी का नाम इन सब की मुंह से सुनकर। सारिका नेति की फैन फॉलोइंग और लोगों में उसकी क्रेज देखकर हैरान थी। वही काशवी भी हैरान थी, क्या नेति को इतने लोग पसंद करते हैं? वो पहले कभी इन रेसिंग वगैरह नहीं देखती थी, इसलिए उसे ज्यादा नहीं पता था। पर आज उसे नेति के लिए सच में प्राउड फीलिंग आ रही थी। नेति उससे कितनी छोटी थी फिर भी कितनी सक्सेसफुल थी, और वो तो पहले अपने बाप दादा के पैसों पर घमंड करके ही गलत रास्ते पर जा रही थी। सब अंदर लॉन्च में चले गए। वहां पर नेति की एसोसिएशन की दूसरे मेंबर्स चिराग, दर्शन और बाकी सब खड़े हुए थे। बोस आप आ गई, चिराग बोलते हुए जैसे ही नेति की तरफ बढ़ा प्रखर ने खींचकर नेति को गले से लगा लिया। चिराग जो हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ा रहा था उसने अपने हाथ पीछे खींच लिया। यूं हैरानी से देखा उसकी डेविल बोस एक लड़के के गले लगी हुई है। ये चमत्कार कैसे हुआ? वही उसे आपने ऊपर उसकी नजर की तपिश महसूस हो रही थी। उसने डर से आंखें दूसरी तरफ कर ली। तभी उसकी कानों में एक ठंडी आवाज पड़ी, अगर मरना नहीं चाहते हो तो मेरी जीबी से दूर रहो। चिराग ने तो डर से थूक गटक लिया। उसे इस आदमी की नजरें इतनी खतरनाक क्यों लग रही है? और इसकी बातें आवाज सब खतरनाक है। उसकी तो रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी दौड़ गई थी। तभी उसे किसी और की नजरों की तपिश भी महसूस हुई। उसने देखा तो एक छोटा सा बच्चा उसे खतरनाक नजरों से घूर रहा था। वो फिर से डर गया। वो हैरान था, क्या एक बच्चे ने उसे डरा दिया है? कितनी बेकार बात है। वो चिराग है, बेस्ट रेसर। अपनी बोस के बाद वो सेकंड नंबर में आता था। चाहे कुछ भी हो, वो एक बच्चे से कैसे डरकर इस तरह से अपनी इज्जत का फालूदा बना सकता है? मेरी मम्मी से दूर रहना, वरना डैड से कहकर तुम्हें इस दुनिया से भी बाहर भेज दूंगा। कियान ठंडी आवाज में बोला। उसकी आवाज भले ही बच्चों जैसी थी पर बातें और आंखें किसी डेविल की तरह। कौन मम्मी? किसकी मम्मी? में आपकी मम्मी की करीब कब गया छोटे बच्चे? चिराग असमंजस में और हैरान होकर इधर उधर देखता हुए बोला। उसकी बात सुनकर कियान ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई बेवकूफ हो। फिर बोला, ये है मेरी मम्मी जिससे अभी आप मिलने आए हो। मम्मी मुझे घूमना है, क्या हम यहाँ घूम घूम कर देख सकते हैं? कियान की बात सुनकर नेति ने हाँ में सिर हिला दिया और उसे ले प्रखर के साथ आगे चली गई। उसने स्टाफ को दादाजी और दादी माँ को पर्सनल रूम में ले जाने के लिए बोल दिया ताकि रेस शुरू होने से पहले वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सके। उनके जाते ही चिराग और बाकी सब एसोसिएशन के मेंबर सुमन, खुशी और जय के सामने जाकर खड़े हो। पिछली बार वो सब जय से मिले थे और नंबर भी एक्सचेंज किया था और सब एक दूसरे को अच्छी तरह से जान गए थे।
चिराग ने हैरानी से प्रखर कियान और नीति की जाती हुई पीठ की तरफ देखा और पूछा, ये बोस के साथ कौन है जो उनके साथ इतना क्लोज हो रहा है, और अभी तक बोस ने उसका हाथ नहीं तोड़ है उन्हें छूने पर, और वो छोटा बच्चा नहीं वो शैतान छोटा बाघा बोस को मोम क्यों कह रहा था वो। तभी दर्शन जो खुशी के सामने खड़ा प्यार से खुशी को देख रहा था, क्योंकि वो खुशी को लाइक करना था। करण से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने खुशी को आपने करीब खींच लिया और दर्शन को देख गुस्से से बोला, मेरी होने वाली बीबी से दूर रहो। उसकी बात सुनकर दर्शन हैरानी से बोला, क्या होने वाली बीबी खुशी, तुम्हारी शादी कब फिक्स हुई? हमें में किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता क्यों नहीं है? उसकी बात सुनकर करण बोला, ये हमारी सीक्रेट है, तुम्हें क्यों जानना चाहिए? खुशी से इरिटेट होकर करण को खुद से दूर कर दिया और बोली, तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझसे दूर रहो, हमेशा चिपकते रहते हो, और ये शादी होने वाली बीबी क्या लगा रखा है, क्या तुम अपने देख रहे हो? तभी जय ने चिराग को बोल दिया कि नीति की सगाई हो गई है और उसके पास खड़ा इंसान उसका होने वाला पति और दुनिया का सबसे रिच इंसान प्रखर रायजादा है। तो सब हैरान हो गए, और वो उन दोनों का खतरनाक शैतान बेटा जिसने मुझे कल से परसहीन करके रखा है। रोहित अपनी नकली आंसू को पोंछते हुए बोला। तो सब हंसने लगे और स्टाफ के साथ आगे चले गए। उनके लिए ऑलरेडी वीवीआईपी स्टैंड में सीट था। सब जाकर स्टैंड में बैठ गए और बातें करने लगे। चिराग भी रेस में पार्टिसिपेट कर रहा था, इसलिए वो वहां से अपने पर्सनल रूम में चेंज करने के लिए चला गया। वहीं नीति की रूम में इस वक्त कियान सोफे पर बैठा हुआ था और प्रखर नीति के साथ चेंजिंग रूम में था। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। प्रखर अपने गुस्से और जलन को शांत कर रहा था। कुछ देर बाद प्रखर ने नीति को छोड़ा और बोला, मेरी वाइफी, अब मैं शांत हो गई हूं, तो ठीक है, फिर बाहर जाइए, मुझे रेसिंग सूट चेंज करना है। प्रखर ने उसकी कोट को सोफे पर फेंक दिया और उसकी टॉप को उतार दिया। मैं खुद तुम्हें अच्छे से पहना देता हूं। वाइफी नीति इस बेशर्म इंसान से कुछ नहीं बोल सकती थी। थोड़ी देर में प्रखर ने उसे रेसिंग सूट ग्लोव्स पहना दिया था और उसकी शू लेस को नीचे बैठकर बांध रहा था। नीति उसे प्यार से देख रही थी। जहां लड़के लड़कियों के आगे झुकने से कतराते हैं, वही उसके मिस्टर रायजादा उसके सामने झुकने को तैयार है। प्रखर ने उसे अच्छे से हेलमेट पहनाया। तभी अनाउंसमेंट हुई, ऑल रेसर्स प्रोसीड टू रेसिंग ट्रैक। अनाउंसमेंट सुनकर नीति बाहर चली गई। बाहर चिराग भी अपने रेसिंग सूट में तैयार था। उसे देखकर प्रखर ने फिर से दांत पीस लिया, पर कुछ नहीं बोला और नीति की हाथ को चूम कर उसे ऑल द बेस्ट और सेफ रहने के लिए बोला। चिराग और नीति रेसिंग ट्रैक में चले गए और कियान ने भी अपनी मम्मी को जीतने के लिए ऑल द बेस्ट कहा और स्टाफ के साथ स्टैंड में चले गए। और चिराग नीति रेसिंग ट्रैक पर चले गए। जैसे ही नियत रेसिंग ट्रैक पर गई, कैमरा उसकी तरफ घूम गई। स्टैंड ने बैठे सब निया कहकर चिल्लाने लगे, ऑल द बेस्ट, यू आर द बेस्ट निया, आई लव यू, आई वाना मैरी यू, यू आर द बेस्ट रेसर, क्या हमें ऑटोग्राफ मिल सकती है? ऐसे ही हर तरह की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। नीति को देखकर उसकी सब कायल हो रहे थे, सब उसके लिए दीवाने हो रहे थे। नीति की फैन फॉलोइंग रेसिंग की दुनिया में इंटरनेशनल स्टार से भी ज्यादा थी। जितने भी रेसिंग को पसंद करने वाले लोग थे, उन्हें अपने नेशनलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने सिर्फ बेस्ट रेसर से ही प्यार था, जो कि नीति थी। नीति और चिराग जाकर आपने कार में बैठ गए। काउंटडाउन स्टार्ट हो गया था। तभी रेफरी ने रेस शुरू होने का अनाउंस किया, तो सारे रेसर तले तेजी से रेस ट्रैक पर ड्राइव करना शुरू कर दिया। नीति ने हमेशा की तरह स्मूथ और फास्ट टेक ऑफ किया था। स्टैंड में बैठे सभी रेसर की फैन चिल्ला रहे थे। सबसे ज्यादा वहानिया नाम गूंज रहा था, गोनिया गो, जिस वजह से बाकी सभी नाम शोर में दब कर रह जा रहा था। वहीं नीति की टीम मेंबर भी चिराग और नीति के लिए हूटिंग कर रहे थे, और घरवाले भी। दादाजी और दादी माँ अपनी बच्ची की रेसिंग देख थोड़ा हैरान थे। वो बस चाहते थे उनकी बच्ची सही सलामत रहे, इसलिए वो दिल ही दिल में प्रे कर रहे थे। बाकी सब भी हूटिंग कर रहे थे, नीति के सभी भाई और बाकी सब भी। कियान भी अपनी मम्मी के लिए खुशी से हूटिंग कर रहा था। हर एक शार्प टर्न में नीति है बार की तरफ खूबसूरती से ड्रिफ्ट कर रही थी, जिस ड्रिफ्ट का उसका हर एक फैन दीवाना था। किसी का नीति के साथ कोई मुकाबला नहीं, बस ऐसे ही लोग उसे रेसिंग की दुनिया की गॉडेस नहीं कहते थे। प्रखर की नज़र बस अपनी बनी की कार पर टिकी हुई थी।